Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and this is our lecture number 5. Okay. So we will try to finish this chapter today. So let's start. Yes, students. So now today we will discuss the chieftains and their fortification. सो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अब जो चीफ्टन्स थे, जो उस टाइम के मुखिया थे, और उन हमने मैंने आपको पिछले जैसे एक वीडियो भी सेंड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये लोकल चीफ्टन्स होते थे, इन्हें क्या करना पड़ता था। जब ये दिल्ली सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान्स ने इनको अपने अंडर लिया, इन पर कंट्रोल किया, तो उसके बाद ये कुछ टाइम तक तो उनके अंडर काम करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये क्या हो जाते थे, उसके बाद ये अपना अलग छुप जाते थे। ठीक है, अपनी फोर्टिफिकेशन कर लेते थे, और ये ऐसी जगह पे फोर्टिफिकेशन करते थे जहाँ पर जो रूलर्स होते थे और या उनकी आर्मी होती थी, उनका वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, सो चिफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। सो इब्न बतूता आ 14th सेंचुरी ट्रैवलर्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता आ 14th सेंचुरी ट्रैवलर, ये एक ट्रैवलर था, एक यात्री था, फ्रॉम मोरक्को। कहाँ का? मोरक्को से। एंड मोरक्को अफ्रीका। एक्सप्लेन द चिफ्टन समटाइम्स। तो यहाँ पर अफ्रीके की जो कंट्री थी, उसके मोरक्को से 14th सेंचुरी में इंडिया में आए एक ट्रैवलर जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। उसने ये बतलाया कि जो ये चिफ्टन्स होते थे, ये कभी कभी क्या करते थे, फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स एंड इन माउंटेन्स, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves। कि ये जो चिफ्टन्स होते थे, ये जो सरदार होते थे, कभी कभी ये माउंटेन्स में, कभी ये जो अनइवन मतलब कि इन रॉकी एरियाज में, या जो रगड़ क्या होता है, रगड़ होता है उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती हैं, वहां पर ये छुप जाते थे। या फिर ये कहाँ पर, जो ये बैम्बो ग्रोव्स होते थे, वहां पर। ठीक है, सो इन इंडिया द बैम्बो इज नॉट होलो, इट इज बिग। इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो है ना, बैम्बो जो होते हैं, बैम्बो ट्री होते हैं, वो छोटे नहीं होते, होलो नहीं होते, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। मतलब कि होलो मतलब कि ना, जैसे होता है ना बिल्कुल हल्के फुल्के से पोले जो होल वाले होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। इंडिया में जो बैम्बो ट्रीज हैं वो पाई जाती हैं, इट इज बिग, ये बहुत बड़े होते हैं। एंड इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very on the whole very strong। सो अब यहाँ पर जो ये जो आपके ये बैम्बो ट्रीज हैं, ये बताए कि ये काफी बड़े होते हैं, और इसके अलग अलग जो हिस्से हैं, वो आपस में क्या होता है, यहाँ पर वर्ड आया है ना, इंटरवाइन मतलब एक दूसरे से चिपकना, यानी एक दूसरे से मिलकर, ठीक है ना, एक दूसरे से जकड़े रहना एक दूसरे को। सो ये जो होते थे ना, पेड़ होते थे, ये बड़े होते थे, और इसका अलग अलग जो पार्ट होता था, वो आपस में एक तरह से गुथे हुए होते थे, और इन पर जो फायर का भी, आग का भी असर नहीं होता था, और वे कुल टोटल मिलाकर कहें तो बहुत ज्यादा क्या होते थे, स्ट्रोंग हुआ करते थे ये। ओके, सो द chieftains live in these forests, we serve them as a ramparts, inside which are their cattle and their crops। so अब यहाँ पर आगे वो क्या कह रहे हैं, जो ये चीफ्टन जो ये मुख्य थे, ये यहाँ पर ये छुप जाते थे। तो जो चीफ्टन्स थे वो इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए क्या करते थे, इनके लिए किले की तरह। ठीक है, यहाँ पर जैसे बात आ रही ना, रामपार्ट्स होता है किले की जैसे दीवार होती है ना, तो इस तरीके से ये जो जंगल होता था, ये भी एक रामपाट की तरह, एक किले की दीवार की तरह काम करता था। ठीक है, एंड किले की दीवार की तरह काम करते थे, और इस दीवार के घेरे में ही इनके जो कैटल्स होती थी, और इनकी जो क्रॉपिंग ये करते थे, मतलब ये फसल भी वहां पर करते थे, फसलें भी उगाते थे, क्रॉपिंग भी करते थे, और इनके कैटल भी यहाँ पर रहते थे। ठीक है, सो देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विदिन, there is also water for them within, that is rain water, which collects there, hence they cannot be subdued except by the
powerful armies. So who entering these forests cut down the bamboos with the specially prepared instruments. So अब ये देखिए आप, जब ये बताया कि ये इतने ज्यादा घने होते थे ये कि, और ये बैम्बो ट्रीज इतने बड़े होते थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे, तो एक तो फायर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता था इसके अंदर, और ये एक एक तरीके से इनके लिए ना एक रामपाट का काम करते थे, जिसके अंदर इन सारे एरिया के अंदर ये अपनी कैटल्स को भी रखते थे, यहाँ पे क्रॉपिंग भी करते थे, साथ ही साथ इसके अंदर जो वाटर की फैसिलिटी भी रहती थी, मतलब कि यहाँ पर जो वाटर होता था वो कौन सा होता था, जो रेनफॉल यानी बारिश के पानी का जो होता था ना, जब वो ये क्या करते थे अपना ये उसको क्या करके रखते थे, जो वाटर होता था उसको कलेक्ट कर लेते थे, इकट्ठा करते थे, और इसीलिए इन्हें जो है, इन्हें क्या पावरफुल आर्मीज, इसीलिए इन्हें जो पावरफुल आर्मीज जो थी ना, उनको बिना हराए नहीं, मतलब कि मतलब ये जो थी ना, इन्होंने इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी बनाई कि इन्हें हराया नहीं जा सकता था। और ये सेनाएं जो है, ये जो आर्मी जो थी, ये जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से ही बासों को काट डालती थी। जैसे मान लो क्या वो ये कहते हैं कि जो रूलर्स हैं, ठीक है, अब वो आसानी से तो इनमें नहीं जा पाते थे इन फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कौन जा सकता था, जो इनकी पावरफुल आर्मीज होती थी, किसकी, रूलर्स की, वही सिर्फ इनके अंदर एंटर कर सकती थी। और वो कब, कि जब वो इन बैम्बूस को काटती थी, काट कर फिर अपने इंस्ट्रूमेंट से काटती थी, और उसके बाद ये वहां पर एंट्री कर पाती थी। तो इस तरीके से ये जो चिफ्टन्स थे, ये क्या करते थे, ये अपने अपने आप को किला बंद कर लेते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर एक पीछे आया था एक जगह पे मंगोल्स के बारे में आया था, तो अब ये लास्ट होके हमारे पास चल रहा है, चलेगा मंगोल्स का। सो द मंगोल्स अंडर द चंगेज खान, देखिए ना, जो ये है आपके पास, आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, इसको नाम बोला जाता है, स्पेलिंग है GENGHIS, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं लोग, चंगेज खान। So the Mongol under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. अब जो चंगेज खान जो थे, अब मैंने आपको बताया था कि जो मंगोल जो थे, एक बार पीछे आपको एक वीडियो में बताया था कि मंगोल जो थे वो भी क्या कर रहे थे, वो भी जैसे उधर अफगानिस्तान और उधर की तरफ से ईरान अफगानिस्तान की तरफ से अटैक कर रहे थे, ठीक है, ईरान की तरफ से, ठीक है, जो पार्ट था वहां से अटैक कर रहे थे ये लोग। और इनको जो है, और इस जो ये मंगोल थे, ये जब यहाँ पर क्या कर रहे थे, अटैक करते थे, तो इसको कौन कौन से दिल्ली जो रूलर्स थे, दिल्ली के रूलर्स थे, जिन्होंने उनके अटैक को क्या किया, अटैक का सामना किया, वो हमारे कौन थे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक थे मोहम्मद तुगलक। इन दोनों ने इनके जो मंगोल्स थे, इनके अटैक को क्या किया था, इनके अटैक को कब फेस किया था। और उन्होंने उस टाइम पर जब मंगोल्स ने इनके ऊपर अटैक किया, तो इन्होंने क्या क्या किया, इनको अपनी जो इनकी जो आर्मी थी, उनको इन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा है बहुत ज्यादा, मतलब एक लार्ज जो स्टैंडिंग जो लार्ज आर्मी थी, मतलब एक आर्मी जो थी वो उनको खड़ी करनी पड़ी एक बड़ी। और उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें की वो हम लोग आप पढ़ेंगे। सो मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड Transoxian in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तो चंगेज खान जो था, उसकी लीडरशिप में मंगोलों ने 1219 में जो नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांसओक्शियाना जो क्या है आज के टाइम का मॉडर्न टाइम का, ये क्या है, वहां का उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान पर उसने अटैक किया। और इसके ना एकदम बाद, बड़ी ही जल्दी ही इसके एकदम बाद उसने जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी अटैक कर दिया, ठीक है। So Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rules. Okay, and this forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which
which posed a huge administrative challenge। तो अब वो ये कहते हैं यहाँ पर कि जब हमने कहा, अभी बताया कि जो चंगेज खान है उसने धीरे धीरे क्या किया, जल्दी ही जब उसने उधर से आया ये ट्रांसओक्शियाना जो आज के टाइम का उज्बेकिस्तान है, वहां से इसने अटैक किया और ये जल्दी ही इसने दिल्ली जो सल्तनत थी उसके ऊपर भी अटैक किया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे उनके उनके टाइम पर जो है, उनके टाइम पर ही इन्होंने दिल्ली पर मंगोलों ने अटैक किए। ठीक है, मतलब कि उसके बाद अब वो कहते हैं, अब ये जब उन्होंने अटैक किए तो इससे ना वो मजबूर हो गए, दोनों के दोनों सुल्तान, कौन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने वो मजबूर हो गए दोनों सुल्तान, और उनको एक ना बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, उनको एक बहुत बड़ी विशाल सेना जो है वो उनको इसके अगेंस्ट खड़ी करनी पड़ी। ठीक है, लड़ने के लिए। सो अब वो कहते हैं कि जब उनको ये खड़ी करनी पड़ी और उसके बाद वो कहते हैं कि इतनी जो बड़ी विशाल सेना तो उन्होंने खड़ी कर ली, लेकिन इस सेना को संभाल पाना, इसको एडमिनिस्टर कर पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब कि उन्होंने कहा है ना, आर्मी तो स्टैंड कर ली, विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। उन्होंने, क्योंकि अगर जितनी बड़ी आर्मी आप खड़ी करोगे, उनको क्या करने के लिए, उनको हर एक चीज चाहिए उनको, ठीक है, खाने पीने की चीजें चाहिए और लड़ने के लिए चीजें चाहिए, हर एक चीज के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा आता है, तो वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था दोनों ही रूलर्स के लिए। सो लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद दिस। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों सुल्तानों ने इस चैलेंज का सामना किया। ठीक है, तो चैलेंज क्या था कि वो ये आर्मी जो उन्होंने खड़ी की उसको कैसे वो संभालेंगे, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीजें की, क्या क्या चीजें फॉलो की, क्या रूल बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो वो देखेंगे। और ये देखेंगे कि उनमें से किसके जो स्टेप थे वो क्या थे, उसमें वो सक्सेसफुल रहा और कौन जो है इनमें से फेलियर रहा। ओके, तो अब मैं आपको बताऊं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने जो जो भी चीजें की इस चीज के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने जो भी स्टेप उठाए उन सब में वो बहुत बड़ा फेलियर रहा। तो हम देखते हैं, हम इसे जल्दी जल्दी आपको बताएंगे कि ये क्या क्या था इसमें, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 एंड 1302 to 1303 as a defensive measures Alauddin Khilji raised a large standing army। अब क्या था कि दिल्ली पर दो बार जो है, दो बार उन पर क्या हुए, हमले हुए, एक 1299 से लेकर 1300 तक और 1302 से लेकर 1303 तक उनके ऊपर क्या हुए, हमले हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर हमले हुए, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने ना इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने एक बहुत बड़ी जो आर्मी है वो खड़ी की। ठीक है, अब उसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जब अटैक हुआ तो उसने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करी। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन and the Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack in Transoxiana. He therefore raised a large standing army। अब जो मोहम्मद तुगलक थे उनके शासन में जो मतलब उनके अर्लियर ईयर्स में बोले हम, उनके स्टार्टिंग के ईयर्स में सल्तनत पर किसने हमला किया, मंगोल्स ने हमला हुआ। ठीक है, मंगोल ने हमला किया, लेकिन क्या हुए, मंगोल जो थे ना वो उसके अंदर क्या हो गई, हार गए। ठीक है, मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, वो हार गई। अब क्या था कि जो मोहम्मद तुगलक था ना वो अपनी आर्मी की पावर और अपने रिसोर्सेज पर उसको इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर। तो उसने जो है ट्रांसओक्सियाना पर अटैक की प्लानिंग बना ली कि वो अटैक करेगा ट्रांसओक्सियाना का
पर जहां पर मंगोल जो है, पीछे हमने बताया ना भी कि मंगोल ने जहां पर अटैक किया था पहले, तो उसने उसके ऊपर आक्रमण करने की, अटैक करने की प्लानिंग बनाई। तो उसने भी क्या करा फिर, उसने भी एक रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने भी एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो खड़ी कर ली। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक काम सेम किया कि उसने भी अपनी एक बड़ी आर्मी खड़ी करी और उसने भी। नेक्स्ट था अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। आप इसको ना, आप अपनी बुक में, अगर आप इस टाइम आपने बुक ले रखी है स्टूडेंट्स, तो अपनी बुक में पेज, फर्स्ट पेज पर जाए इस चैप्टर के, और उसमें आप जो है एक मैप दिया हुआ है आपको, उस मैप में आप सिरी को देख सकती हैं। ठीक है, जहां पर सिरी लोकेटेड है। तो अलाउद्दीन जो है ना, उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन, अब आपको पता है कि गैरिसन टाउन क्या होते हैं, तो उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम था सिरी। क्या था? सिरी। ये सिरी फॉर हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के लिए। ठीक है, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, उसने कोई नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसने बल्कि क्या किया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली, देलिया कुआना was emptied of its residents and the soldiers गैरिसन देयर। बल्कि उसने क्या करा, उसने नया कोई गैरिसन टाउन नहीं बनाया, बल्कि उसने दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे जो पुराना शहर था देलिए कुहाना, उसके रेजिडेंट्स, उसका जो रेजिडेंट था वहां पर, उनको खाली करवाकर वहां पर अपनी आर्मी की क्या बना दिया, गैरिसन बना दिए। उनकी सोल्जर गैरिसन यानी जो सेनाएं थी उनकी छावनियां बना दी वहां पर। उनको है सबसे पुराना जो शहर था दिल्ली एक कुहाना में। ठीक है, सो द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी, अब जो रेजिडेंट उसने वहां से निकाले थे उस ओल्ड सिटीज में से, उनका उसने क्या किया, द रेजिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ। उसने क्या किया, जितने भी वहां पर रेजिडेंट्स थे उनको ना एक साउथ में एक नई सिटी थी, ठीक है, न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, वहां पर उसने नई कैपिटल बनाई थी साउथ में, वहां पर उन सभी रेजिडेंट्स को भेज दिया। अब ये तो दिल्ली से आप देखिए कि कितनी दूर साउथ में था दौलताबाद। ठीक है, तो ये बहुत दूर था उन लोगों के लिए। तो जितने भी ये रेजिडेंट्स जिनको उसने शिफ्ट किया वहां पर, वो क्या रहे, वो सब क्या रहे, मतलब कि वो नाराज हो गए इस बात को लेकर। ओके, उसके बाद अब क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, आगे क्या किया, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड एंड दिस वाज डन थ्रू अ प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स। ये पीछे भी आया था आपके पास। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या हुआ, अब आर्मी तो उन्होंने, आर्मी थी, आर्मी का उन्होंने क्या था, पेट भी भरना था। ठीक है, भूख भी लगते हैं उनको, तो पेट भरने की एक प्रॉब्लम जो थी उनको उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे सॉल्व किया, उसने जो गंगा यमुना के बीच की जो लैंड थी, दो आप जो हमने देखा था, तो गंगा यमुना बीच की जो लैंड थी उस पर टैक्स के रूप में उन्होंने क्रॉपिंग की जाती थी, उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि वो टैक्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व की कि उन्होंने जो गंगा यमुना का द्वार था उसके बीच की जो लैंड थी वहां पर जो क्रॉपिंग होती थी उसके ऊपर टैक्स जो है उसने टैक्स कलेक्ट किया, और किसानों की जो पीजेंट्स थे उनकी जितनी भी यील्डिंग थी, यील्डिंग मतलब जो भी वो क्रॉपिंग करते थे, जो भी उनकी पैदावार थी, उसका 50% हिस्सा टैक्स के तौर पर तय कर दिया गया कि जितनी भी वो पीजेंट्स यील्डिंग होगी, पीजेंट्स को जितनी भी वो मिलेगा, उन्हें जितना भी वो क्रॉप करेंगे उसका 50% वो किसको देंगे, उसका 50% वो टैक्स के रूप में देंगे। तो वो जो 50% टैक्स के रूप में देते थे उससे ये अपनी जो आर्मी थी उनके जो फूड जो है उनके जो मील है उसका बंदोबस्त करते थे। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने जिस एरिया में उसने अपनी आर्मी के लिए अपने सोल्जर्स के वो सोल्जर गैरिसन बनाए थे, वहीं से ही उसने आर्मी के लिए टैक्स भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो दोनों तरफ की मार आ गई। बट द मीट ऑफ एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस एंड दिस कोइंसाइड विद फैमिन इन द एरिया। अब देखिए कितना गलत उसने डिसीजन लिया कि अब सेना है, आर्मी है, उसके फूड की व्यवस्था करनी थी, उसके लिए उसने जो जिस एरिया में में उनको रखा उसी एरिया से ही उन्होंने क्रॉपिंग जो थी, फीड जो थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी।
ठीक है। सो अब लेकिन जो आर्मी थी उसकी इतनी बड़ी आर्मी थी, उसकी जरूरतें तो पूरी, उसकी जरूरतें भी थी, नीड्स भी थी बहुत सारी। तो उनकी नीड को पूरा करने के लिए सुल्तान ने क्या करा, उनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिए। देखिए यहाँ पर है ना एडिशनल टैक्स, तो उसने एडिशनल टैक्स लगा दिए। और इससे क्या हुआ, एडिशनल टैक्स लगाने से इसी इसी की वजह से इस एरिया में क्या हो गया, फैमिन मतलब कि अकाल पड़ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें हो गई, एक तो खाने की भी व्यवस्था करनी थी उनकी, वो भी वहीं से हुई, दूसरा उनके ऊपर टैक्स भी लगा दिए पीजर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर भुखमरी फैल गई। तो ये बिल्कुल फेल रहा, ये वाली जो उसने स्टेप उठाया ये बिल्कुल फेलियर था उसके लिए। सो नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आगे क्या किया, द सोल्जर हैड टू पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे द सोल्जर सैलरीज in cash rather than ikta. So the soldier would buy their supplies from the merchants in Delhi, and it was thus feared that merchant would raise their prices. So to stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi, and prices were carefully surveyed by officers, and merchants who didn't sell at the prescribed rates were punished. देखो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा एक और स्टेप उठाया कि जो आर्मी थी, जो उनके सोल्जर्स थे, उनकी सैलरी भी उनको देनी थी। ठीक है, सैलरी भी देनी पड़ती थी। तो अलाउद्दीन ने क्या करा, अपने जो आर्मी थी उसके उसको इकता पीछे करा था ना हमने, जो जो एरिया दे दिया जाता था कंट्रोल करने के लिए, तो उसने क्या करा, इकता के स्थान पर, इकता के प्लेस पर उनको कैश में देना तय किया कि उनको कैश दिया जाएगा। ठीक है, उनको पेमेंट की जाएगी कैश में, ताकि उनको इकता दे दिया जाए। ठीक है। सो जो आर्मी थी उसने अपना जो है मतलब जो भी वो चीजें उसको जरूरत होती थी, तो वो कहाँ से लेती थी ये आर्मी, दिल्ली के जितने भी जो ट्रेडर्स होते थे, यानी कि दिल्ली के जो भी सप्लायर्स होते थे, मर्चेंट होते हैं व्यापारी, तो दिल्ली के जितने भी मर्चेंट होते थे, ठीक है, उनसे वो सारी की सारी अपनी जरूरत की चीजें खरीदती थी। लेकिन ये आशंका जताई गई, ये उनको डाउट हुआ कि जो ये मर्चेंट हैं ये अपनी जो चीजें हैं उनके प्राइजेस जो है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस टाइम पर जो है फायदा हो सकता है, इनको जरूरत है, चलो हम अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो प्राइजेस बढ़ा सकते थे, तो ये एक डाउट था। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या करा, दिल्ली में चीजों की जो कीमतें थी, प्राइजेस थे, उन पर कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल लगा दिया। ठीक है, वो कंट्रोल कैसे किया, जो अफसर जो होते थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको बड़े ही केयरफुली जो है तरीके से वो प्राइजेस जो मार्केट में थे उनका वो सर्वे करते थे कि कोई प्राइजेस ज्यादा तो नहीं ले रहा है, जितना अलाउद्दीन खिलजी ने जितना उन्होंने फिक्स किया है, क्या किसी ने उस प्रोडक्ट के प्राइस उससे ज्यादा तो नहीं किए हुए हैं। और जो मर्चेंट अगर उन जो फिक्स प्राइस हैं उनसे ज्यादा रेट लेता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था। ठीक है, उसको पनिश किया जाता था। सो लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक ने भी क्या किया, मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज। तो मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी जो आर्मी थी, अपने जो सोल्जर्स थे, उनको कैश में पेमेंट करने को का डिसीजन लिया कि भाई हम भी कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस, अब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने तो क्या किया था, प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल किया था, लेकिन जो मोहम्मद तुगलक थे उसने किसी भी तरह के प्राइजेस पर कंट्रोल नहीं किया। ही यूज टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी यूज की, समवट लाइक प्रेजेंट। टोकन करेंसी क्या होती है बच्चे, जैसे आज का टाइम है, आज के टाइम में आप क्या करते हो, जो सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, या फिर आपके पेपर नोट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, टोकन करेंसी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मटेरियल लगा होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो वैल्यू क्या होती है, जो उसके ऊपर करेंसी लिखी गई है, जो ना मतलब 1 रुपया है तो 1 रुपया का वो सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर जो मेटल लगी होती है ना, उसकी वैल्यू उस 1 रुपए के सिक्के या 5 रुपए के या 10 रुपए से कम होती है। अदरवाइज तो लोग क्या करेंगे, मेटल को ही मेल्ट कर करके उसे उसे बेचेंगे, उससे चीजें लेंगे, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये टोकन करेंसी होती है। तो उस टाइम पर भी मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू कर दी। लेकिन उस टाइम पर तो क्या होता था, उन दिनों में तो या तो क्या होते थे, गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई वैल्यू ना भी लिखो तो गोल्ड और सिल्वर की तो अपनी एक वैल्यू होती है। तो somewhat like present day paper currency but made out of a cheap metal। अभी मैंने आपको बताया
कि वो क्या होती थी, चीप मेटल से बनी होती थी, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर से वो नहीं बनी होती थी, ठीक है। सो पीपल इन द 14th सेंचुरी डिडंट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। तो उस टाइम पर क्या थे, तो 14th सेंचुरी में जो लोग जो थे ना, वो इस तरह के कॉइन्स के ऊपर फेथ नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, उन्हें विश्वास नहीं था, क्योंकि इस तरह के वो मेटल, जो चीप मेटल के कॉइन्स कभी भी यूज नहीं किए थे, तो वो इस पर उनको ट्रस्ट नहीं था इस कॉइन्स के ऊपर। सो दे वर वेरी स्मार्ट, इवन कि वो क्या थे, लोग बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने क्या करा, दे सेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने अपने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन को तो सेव करना शुरू कर दिया, एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। और जितने उनके टैक्सेस जो उनके ऊपर लगाए जाते थे, उन्होंने इस टोकन करेंसी से स्टेट को वो टैक्स पे करने शुरू कर दिए। और दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटर फिटेड इजली। और इसका तो इसमें लॉस क्या था, उसमें ये लॉस था क्योंकि ये बहुत ही क्या होती थी, चीप होती थी कॉइन, तो इससे ना लोगों ने ना नकली कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। काउंटरफिटेड यानी कि जो जालसाजी करना या जाली जो है नोट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस जो ये बहुत मेटल सस्ती होती थी, जैसे हम ये कहें कि जे आपके जो जाली सिक्के होते हैं, नकली सिक्के होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से वहां पर बनाए जाएंगे। घर घर में लोग सिक्के बनाने लगे, नकली सिक्के बनाते थे, जब टैक्स स्टेट मांगता था तो उसी कॉइन को दे देते थे। और ये ऐसे बनाए जाते थे कि उन्हें भी नहीं पता चलता था कि ये नकली सिक्के हैं या असली सिक्के हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो था, बहुत रॉन्ग स्टेप था किसका, मोहम्मद तुगलक का। नेक्स्ट उसके बाद अलाउद्दीन ने आगे क्या किया, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड his reason for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. अब जो अलाउद्दीन ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, अलाउद्दीन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, वो काफी सक्सेसफुल रहे। और जो हमारे क्रॉनिकलर्स थे, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने प्राइजेस में जो उसने कमी की, ठीक है, प्राइजेस में जो कमी और जो मार्केट में गुड्स की जो कुशलता थी, उससे उस गुड्स में बड़ी ही कुशलता से उसके सप्लाई के लिए उसके शासनकाल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, प्रेस की अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे से हर एक चीज को संभाला, बहुत अच्छे अच्छे उसने स्टेप लिए, तो उन्होंने काफी प्रेस की क्रॉनिकलर्स ने, ओके। सो उसके बाद मंगोल जो है, मंगोल के अटैक का खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। जब मंगोल उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उसका भी काफी सफलता से उसने किया। अब मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर, जबकि मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो फेलियर रहा था। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, उसने जो कश्मीर के ऊपर कैंपेन चलाया, कि पहले उसने सोचा कश्मीर के ऊपर अटैक करता हूँ, उसे अपने अंडर लेता हूँ, तो वो वहां पर पूरी तरीके से डिजास्टर रहा उसके लिए, वो फेलियर रहा। सो ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेट ट्रांसोक्शाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो उसने उसके बाद क्या किया, जब वो कश्मीर में हार गया, तो उसने ट्रांसोक्शियन जो के ऊपर जो उसने योजना प्लानिंग की थी कि वहां अटैक करेगा, तो उसने उसको कैंसिल कर दिया। और उसने जो अपनी ये बहुत बड़ी जो आर्मी थी उसको भी डिस्बैंड कर दिया, उसको भंग कर दिया। सो मीनवाइल इसी बीच हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, उसका जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, मतलब लोग जो है ना, लोग बुरी तरीके से उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल ऑफ दौलताबाद, आपको पीछे भी बताया ना कि उसने अपने जो रेजिडेंट्स थे, जो सबसे प्राइम सिटी थी, वहां से उन्होंने दौलताबाद में उनको शिफ्ट किया। तो वो क्या हो गए, रिसेंटेड, मतलब उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, वो बहुत ज्यादा अप्रसन्न थे, उससे खुश नहीं थे इस बात से। सो द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फैमिन इन द Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion and finally the token currency had to be recalled। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो उसने टैक्सेस में जो उसने इंक्रीजिंग किया, और जो गंगा यमुना दोआब में जो क्या आया था, जो अकाल से जो जनता थी ना, वो बहुत ज्यादा दुखी थी, तो उसने वो बगावत पर उतर आई, रेबेलियन मतलब बगावत पर उतर आई, और मोहम्मद तुगलक को क्या करना पड़ा, एट लास्ट उसको इस टोकन करेंसी को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol
territory. Unlike Alauddin defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against Mongol. तो ये जो जितने भी हमने देखी इन सभी जो कितनी तमाम जो असफलताएं थी उसकी गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जो सल्तनत के जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी, प्लानिंग की थी उसने। जहां अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हमेशा किस चीज में रहा, डिफेंसिव वाला, कि भाई डिफेंसिव मेजर अपनाए कि कैसे बचा जाए। दूसरी तरफ जो मोहम्मद तुगलक था उसने कैसे स्टेप उठाए कि वो मंगोलों के विरुद्ध जो है वो क्या करेगा, लड़ेगा उनके खिलाफ, ठीक है, उसने लड़ने वाले, ठीक है, उसने लड़ने वाले उठाए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर जो है अब कैसे बचा जा सके मंगोल के अटैक से वो सब किया। ओके तो इस तरीके से ये सब चलता रहा और एट दी एंड इसके बाद जो है डायनेस्टी जो है दिल्ली रूलर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पर चले गए और उसके बाद जो है मुगलों का शासन आया। ओके सो नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक इज द सल्तनत इन द 14th the sultanate in the 14th and in the 15th and 16th century. So take a look at the table one again. दोबारा से आप अगर क्या देखें टेबल 1 पर जाएं, so you will notice that after the Tughlaqs, the सईद एंड लोधी डेंसिटी, आप देखोगे ना वो लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट की जो डेंसिटी थी, आप पेज नंबर अपना ये देखें, पेज नंबर जो आपका बुक के अंदर है वो क्या है, जो हमने रूलर का बारे में पढ़ा था, पेज नंबर 31, तो उसमें जो लास्ट में थी सईद डेंसिटी 1414 से लेके 1451 तक की, जिसमें ये खिजर खान था, और लोधी डेंसिटी 1451 से 1526 से जो कि क्या था, बलूल लोधी था 1451 से 1489 तक की। तो ये आप देखेंगे उस 31 पेज के ऊपर आप ओपन करके देख सकते हैं। तो यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स के बाद द सईद एंड लोधी डेंसिटी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तो जो सईद और लोधी डेंसिटी थी उन्होंने दिल्ली और आगरा के ऊपर, दिल्ली और आगरा पर कब तक शासन किया उन्होंने, 1526 तक। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, Rajasthan, and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capital. अब क्या हुआ, अब इसमें आप देख सकते हैं तब तक जो है ना, जब तक उन्होंने वो किया था 1526 तक, तब तक जो जौनपुर थे, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा आप कह सकते हैं साउथ इंडिया में ज्यादातर रूलर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ठीक है, तो वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। एंड दिस वाज आल्सो अ पीरियड विच सो इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप, और ये वो पीरियड था जिससे आप ये दर्शाता है कि अब एक नया रूलिंग ग्रुप जो है वो इमरजेंस यानी कि उभर कर आया है, लाइक द अफगान, जैसे कि आप कह सकते हैं अफगान या राजपूत, अब ये लोग आ गए थे, ठीक है। अब दिल्ली रूलर्स जो है वो रूलिंग जो है वो खत्म हो गई थी और उसकी जगह अब सब जने जो है सब क्या कर रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे थे, तो एक नया जो रूलिंग ग्रुप है वो अमर्ज हो रहा था, जिसमें अफगान एंड उसके बाद राजपूत आ रहे हैं। ओके तो सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, इनमें से ना कुछ स्टेट जो थे ना वो इस्टेब्लिश जो हुए, कुछ स्टेट इस पीरियड के दौरान वो बहुत ही छोटे थे, स्मॉल थे, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड, और उन्होंने ना मतलब इतना अच्छा, इतना बढ़िया उन्होंने अपना एडमिनिस्टर जो है अपना प्रशासन बनाया हुआ था। तो उसमें जैसे शेरशाह सूरी आप बोल रहे होते हैं ना, शेरशाह सूरी आप बड़ा फेमस नाम है, आप सब ने सुना भी है। तो शेरशाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar, and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. ओके 1530 to 1540। अब आपने जैसे ये आप देख रहे हो कि शेरशाह सूर है 1540 से 1545 में बिहार में उसने अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के
इलाके का, एक छोटे से एरिया का उसने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, उसका प्रबंधक के रूप में उसने काम करना शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की कि उसने जो मुगल सम्राट हुमायूं था, क्योंकि अब मुगलों का आ गया था ना, मुगलों का शासन शुरू हो गया था, तो मुगल सम्राट हुमायूं जो था उसको 1530 से 1540 और 1555 से 1556 यानी कि 1530 टू 1540, 55 टू 1556 तक को चैलेंज दी और उसने उनको उनको हराया भी, ठीक है, उन्होंने उनको हराया भी यहाँ पर। उसके बाद it introduced an administration that borrowed element from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah's administration became the model followed by great emperor Akbar 1556 to 1605 when the consolidated the Mughal एम्पायर। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने उसको हराया, लेकिन अब से जो आप यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556 तक की जो उसने उनको चैलेंज भी दिया और उनको हराया भी। और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपने आप भी उसके ऊपर बैठा, वो ठीक है, उसने राज किया। जो ये शेर शाह सूर थे उस वंश में केवल उसने 15 इयर्स तक 1540 से 1555 यानी 15 साल तक उसने शासन किया, लेकिन इसके शासन में, इसके प्रशासन में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब उसने इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई मेथड्स को अपनाकर, अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेथड अपनाए थे ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इसने भी बहुत सारे मेथड वैसे ही अपनाए और उन्हें भी और साथ ही मतलब अपनाए भी और ज्यादा उनके अंदर चेंज किया, ठीक है। और जो हमारे महान सम्राट जो कहे जाते हैं अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, तो उसने भी अपने जो मतलब कि, तो उसने भी क्या किया, उसने भी शेर शाह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थी जो उसको उन्होंने भी फॉलो किया, किसने, अकबर ने, जो कि ग्रेट एम्परर कहे जाते हैं, ग्रेट एम्परर अकबर, उसने भी इस शेर शाह सूर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको उन्होंने भी फॉलो किया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब हमने देखा कि मुगलों का राज आ गया है, तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो है फोर्थ, वो आपका क्या है, मुगलों का चैप्टर है, वहां पर हम स्टडी करेंगे जो आपका फोर्थ चैप्टर है द मुगल एम्पायर, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ ली, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट मुगल एम्पायर के बारे में, क्योंकि इसके बाद मुगल एम्पायर आया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।